डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक के ऊपर। एटम का जो बेसिक पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन नीट 2019 का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। देखिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। सो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स रहेंगे और उतने ही उसमें न्यूट्रॉन है। सो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ये न्यूक्लियस होता है, एटम की बात नहीं हो रही है। ओके, ये न्यूक्लियस है। सो इट इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। अब इसके बाद देखो, नीट 2020 का क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। इनमें से किसके लिए बोर का जो मॉडल है वैलिड नहीं है। सो हमें पता है बोर का मॉडल, ओके, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इनके लिए वैलिड होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम इसका मतलब क्या है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ओके, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। सो देखो, हाइड्रोजन एटम तो ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसके लिए तो वैलिड रहेगा। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के पास 2 एटम होता है, आयोनाइज्ड। देखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 थे, एक लूज कर लिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास रहा है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन एटम, ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस हो रहा है हाइड्रोजन का, हेवी न्यूक्लियस H12, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में आएंगे, बट स्टिल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, देखो नियॉन के पास तो ओके जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, एक ही चार्ज है, सिर्फ एक अगर वो दे रहा है तो अभी तो उसके पास कई सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाला इनवैलिड है। सो यहाँ पे इनवैलिड पूछा है, जो वैलिड नहीं है, सो दिस इज इनवैलिड। ओके, सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए, बहुत ही रिसेंट अभी का लास्ट ईयर का एग्जाम जो था उसमें एक क्वेश्चन आया था और इसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। क्वेश्चन देखें आप, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, ओके, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ओके, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सभी हर एलिमेंट का एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है, इसे बता रहा है। ओके, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ओके, एटम्स ऑफ सॉरी एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें यही स्टेटमेंट था, तो उसके हिसाब से तो आंसर करेक्ट हो रहा था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पे ईच के बजाय ऑलमोस्ट बोला है, एटम्स ऑफ ऑलमोस्ट एलिमेंट, ओके, क्योंकि सब के सब, ओके, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिविटी भी करते हैं, ओके, वो अनस्टेबल होने की वजह से रेडियो एक्टिविटी करते हैं। तो सब के सब, ओके, ऑल, ओके, यहाँ जैसे लेकर एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं होता है, ओके, ऑलमोस्ट एलिमेंट के स्टेबल हो गए। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी रॉन्ग हो रहा है, तो हमें तो आंसर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए। सो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So this is the correct option, C is the correct option. Okay, so hope you understood this one. Dear student, यहाँ पे 2 जेई के क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल या कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, या जिसे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं।
ये जो पहला क्वेश्चन है जैन 2024 रिसेंट, ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1, most of the mass of the atom and all of its positive charge are concentrated on tiny nucleus and electrons revolve around it is Rutherford model। देखिए बिल्कुल ये सही बता रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है और मास जो होता है एटम का वो सारा का सारा छोटे से टीनी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है। सो दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ट्रू है। इसी तरह अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, एन एटम इज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट इज ए स्पेशल केस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए दूसरा यहाँ जो बता रहा है कि भाई एटम जो है स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, मतलब पॉजिटिव चार्ज सारा फैला हुआ क्लाउड के जैसे, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेड किया है। सो स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो ये स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है क्या? नहीं है। ये कौन सा मॉडल है? जे थॉमसन मॉडल है। ओके, ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है इसके अकॉर्डिंग मॉडल कौन सा हो रहा है? जे थॉमसन मॉडल हो रहा है। इसका मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल, पहले वाले में रदरफोर्ड मॉडल है, दूसरे वाले को भी रदरफोर्ड मॉडल स्पेशल केस बोला जो कि गलत है, सिंपली ये थॉमसन मॉडल है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ये जो है जेई जून 2022, ओके, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम, ओके, इन हाइड्रोजन एटम, okay, the frequency of radiation emitted when an electron jumps from lower energy orbit to higher energy orbit E2। देखिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो एनर्जी बता रहा है कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, रेडिएशन कितनी इमिट कर रहा है, HF इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, E1 माइनस E2। देखो ऊपर जाते वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऊपर की तरफ। सो एक्चुअली इट हैज गेन्ड द एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। इसका मतलब ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी उसको चाहिए, वो इमिट नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। चले स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं। द जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट E2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हाँ, ये यहाँ पे जो है देखिए हायर लेवल से जब लोअर लेवल पे आता है सो ऑब्वियसली एनर्जी रेडिएट करेगा, ओके, या रेडिएशन को इमिट करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फॉर्मूला HF, फॉर्मूला क्या बनेगा? HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। उस H को इस साइड लेकर चला गया तो E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H। सो ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट है, जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी यही होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बताया गया और स्टेटमेंट 2 को जो है ट्रू बताया गया। सो देख लीजिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों नहीं, एक सही है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स ये वाला आ रहा है, और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, देख लीजिए। सो हियर आल्सो वी आर गेटिंग दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो देखिए इस तरह से जो है ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं, चाहे नीट हो या जेई मेंस हो। सो सेम क्वेश्चन, ओके, इसका स्कोप नीट के लिए भी हो सकता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली ओके देयर इज ए पॉसिबिलिटी to ask in NEET exam also। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जेई 2020 का क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में जो है ग्राफ्स दे रखे हैं और आपको जो है ना रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा है।
ग्राफ किसके बीच में दिया है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा इनके बीच में। देखिए हमें पता है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो होते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। अब देखिए साइन फंक्शन और एंगल ये इनका रिलेशन कैसे बनता है? अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो साइन फंक्शन भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली इस साइन फंक्शन के बजाय हम एंगल लगा दें तो ये जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमको जो है एंगल के साथ आएंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होते हैं ओके या रिलेशन होते हैं उसमें ग्राफ कैसे आता है? तो हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे आता है? हाइपरबोलिक जो है शेप आता है। तो यहाँ पे देखें कौन सा हाइपरबोलिक ग्राफ है, तो ये फर्स्ट हाइपरबोलिक ग्राफ है। ओके दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये वाला जो है हाइपरबोलिक ग्राफ है। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर थीटा की वैल्यू कम करेंगे तो स्कैटर्ड पार्टिकल बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देख लीजिए यहाँ पर ओके। अब ये लीनियर ग्राफ है ओके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लीनियर ग्राफ नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। सो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी जो है जेई मेन ओके जून 2020 का 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके जून 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है? अंडर रूट d1 एंड अंडर रूट d2 आर द इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है, डायरेक्टली नहीं बोला d1 d2, अंडर रूट d1 को इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है, अंडर रूट d2 को दूसरे केस में इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है। करस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल 60 एंड 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एक एंगल 60 दिया है, दूसरा आपको 90 दिया है। अब देखिए व्हेन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू गोल्ड न्यूक्लियस ओके ये वाले केस में बता दिया कि एक का एंगल 60 डिग्री हो रहा है स्कैटरिंग, दूसरे का 90 हो रहा है। नाउ फॉर d1 इज इक्वल टू x d2 ये रिलेशन बता दिया d1 और d2 का, और पूछ रहा है कि बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर, हम जनरली इम्पैक्ट पैरामीटर को d से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी b से डिनोट करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इसका फॉर्मूला ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KE अल्फा। ये KE अल्फा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है Z ओके एटॉमिक नंबर है E ओके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और थीटा स्कैटरिंग एंगल है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये रिलेशन आप जो है याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनलिटी देखना है कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी इम्पैक्ट पैरामीटर को क्या बोला गया? अंडर रूट डी, अंडर रूट डी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं अंडर रूट d1 डिवाइड बाय अंडर रूट d2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट थीटा 1 बाई 2 डिवाइड बाय कॉट थीटा 2 बाई 2। तो अब देख लीजिए पहले वाले का कितना है 60, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो कॉट ऑफ 30 डिग्री, दूसरे का कितना 90 तो उसका हाफ कर लो। सो कॉट ऑफ okay this will be 45 degree. So cot 30 it is 1 by tan 30 okay tan 30 कितना होता है 1 by root 3, तो उसका रेसिप्रोकल सिंपली रूट 3 हो जाएगा। so this will be root 3 और cot 45 1 by tan 45 tan 45 1 होता है, so cot 45 भी 1 होगा। so we'll get root 3 by 1 कितना आ जाएगा root 3 by 1। so अब यहां से आप लिखो कि भैया रूट d1 इज इक्वल टू ये रूट 3 d2 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट d2 हो जाएगा। अब आप क्या करें इसको ओके इसको आप स्क्वायरिंग कर ले, हम यहीं पे कर लेंगे। तो अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे सो यू विल गेट d1 इज इक्वल टू 3d2, क्या आ जाएगा d1 इज इक्वल टू 3d2। तो यही तो हमको चाहिए ये वाली वैल्यू ओके। सो x इज इक्वल टू आपको 3, ये आंसर आ जाएगा।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, सो x की वैल्यू जो है 3 आ गई है। ये रिलेशन यहां देख लीजिए आप, d1 इज इक्वल टू एक्स d2, तो एग्जैक्टली हम d1 इज इक्वल टू ये x और ये d2, so this is we are having the x. So hope you understood this one. Okay, thank you. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मिनिमम डिस्टेंस से रिलेटेड दिया गया। देखिए, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 10 MeV collides head on with a copper nucleus z is equal to 29 and is deflected back. The minimum distance of approach between the centers of the two is. अब देखिए, सिंपली मिनिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 into 2ze² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अब देखिए, सारे टर्म्स दे रखे हैं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अगर वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, बट यू शुड नो द मिनिमम डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। चलो, सो 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, 9 × 10⁹9। देखिए, ये जनरली एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, नहीं भी है तो हमको याद रखना है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो दिस वैल्यू, ओके, इट इज इक्वल टू 9 × 10⁹9 इनटू 2 z का वैल्यू दे रखा है 29 इनटू ये e² 1.6 × 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, होल डिवाइड बाय। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा देखो यहाँ पे दे रखा है 10 MeV, 10 मेगा मतलब 10⁶ ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इन जूल। ओके, सो यू विल कन्वर्ट इट इनटू जूल, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस E, so 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, सो देखो ये वाला स्क्वायर टर्म है, इसको हटा के अगर ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये 10⁻7 हो जा रहा है, ऊपर 9 है, आप ऊपर लेकर जाए, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे करें तो ये तो हो जाएगा 9 इंटू ये जो टर्म्स है वो लिख रहा हूँ मैं सिर्फ 9 × 2 × 29 इंटू, अब देखिए ये 1.6, ठीक है, इंटू यहाँ पे ये 10⁻19 और 9, सो 10⁻−10 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ओके, सो 10⁻7 हो जाएगा, सॉरी -7 हो जाएगा, ये जो है 10⁻1 और 6 10⁻7 ऊपर जाके 10⁻−7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये है ओके 29, ओके, ये है 1.6, थोड़ा अप्रॉक्स अगर कैलकुलेशन कर लें, थोड़ा अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लें, इसको अगर 30 और इसको 1.5 मान लें, सो इट विल बी अराउंड 45। ओके, इसको हम क्या कर लें, इसको जो है लगभग हम 45 ले लेंगे, 9 2 18, 18 × 45 इंटू ये 10⁻17, ओके, -17। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन, याद रखो अप्रॉक्स कैलकुलेशन, सो 18 5 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सो 18 5 90 हो जाएगा, 9 कैरी, 18 4 आपको जो है 72 हो जाएगा, 72 प्लस ओके 9 तो 83 हो जाएगा। ठीक है, ये 83, सो 83 × 10⁻−17, ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ओके, दिस इज इन मीटर। तो अब इसको लिखो आप 83 × 10⁻−17 की जगह आ जाएगा आपको 16, ओके, सो दिस विल बी 830, सो 8.3, ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इसको 8.3 × 10⁻−15, ओके, 15 के ऑर्डर में, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 8.3, इसको लिखे 8.3 × 10⁻−15। सो देखिए इस तरह का ऑप्शन है क्या, यहाँ सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन, सो 8.3 ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन, सो इससे क्लोजेस्ट 8.4 ये क्लोजेस्ट वैल्यू है, सो वी कैन कंसीडर दिस
okay, 8.3 as 8.4, so 8.4 into 10 raised to minus 15 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया सिंपली सारे वैल्यूज है इसमें पुट करो, ये सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, ओके, जो भी आप इजी लगता है आपको, जैसे भी मैंने ऐसे बता दिया, अप्रॉक्स करके बता दिया कि 8.3 दैट इज वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है एक क्वेश्चन हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड देखा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो जेई देखिए हम इसकी नोट करेंगे कब पूछा हुआ है जेई में। ओके, जेई देखो रीसेंट क्वेश्चन है, ये रीसेंट क्वेश्चन है अप्रैल, ओके, 2024। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेंस अप्रैल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में पूछ सकता है। ओके, फर्क क्या है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए पूछा है ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है, ओके, और आपको काइनेटिक एनर्जी या स्पीड आप जो भी बोले, ओके, जैसा यहाँ पे देखिए आप कि आपको ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा था। अब यहाँ पे एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बजाय उसने यहाँ पे स्पीड पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 into 10 raised to minus 14 मीटर। इफ द टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर 80, देखो यहाँ पे z की वैल्यू 80 दे रखा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज, आपको वेलोसिटी या स्पीड जैसे आप बोले वो पूछा है। तो हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, देखिए फॉर्मूला वही है, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको इधर लेकर जाओ, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इसको इधर लाइए, और ये जो आर नॉट है, ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको हमने इधर लेकर चले गए। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से स्पीड आ जाएगी। सो हमने ये काइनेटिक एनर्जी को लिखा हाफ mv² इज इक्वल टू ये पार्ट एज इट इज लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z² बाय r नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये m और 2 को हमने दूसरे साइड भेज दिया, तो ये आ गया v², सॉरी यहाँ पे ये जो है हाफ m, ओके, ये r नॉट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सारे जो जितने टर्म्स है सब दिया हुआ है, ये आप ये 2 into 2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया 4, ये सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 into 2 ये हो गया 4z² डिवाइड बाय m into r नॉट। अब देखिए ये 4 को कैंसिल नहीं करना, क्यों, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, हमको ये डायरेक्ट यूज करना है, तो हम ये 4 को कैंसिल नहीं करेंगे, 2 into 2 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम v² पता कर लेंगे। तो v² इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म की वैल्यू आएगी 9 into 10 की पावर 9, ओके, 9 into 10 की पावर 9। अब उसके बाद लिखा है ये 4 इनटू ये z की वैल्यू 80 दे रखा है, इनटू ये e 1.6 into 10 की पावर -19, ये होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पर मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज आल्सो गिवन 6.72 into 10 की पावर -27, ओके, इनटू ये r नॉट दे रखा है 4.5 into 10 की पावर -14 मीटर। अब देखिए इसमें जो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे ये 4.5, ओके, ये 4.5 1 जा 4.5, और यहाँ पे हम कर सकते हैं ये 2, ओके, तो यहाँ ये जो v² हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 into 4, ओके, 2 into 4 ये जो है 8 हो जा रहा है, ओके, 2 into 4 ये 8 into 80,
इसके बाद ये जो है 880, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दे, होल डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे ये 6.72 इंटू ये 10 की पावर माइनस 27, ओके, माइनस 27 और 14, सो दिस विल बी 10 की पावर माइनस 41, 10 की पावर माइनस 41। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसको, तो हम इस साइड थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो ये v स्क्वायर, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो 10 की पावर है या परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैच करने की कोशिश करें। देखो 8 इंटू 8 ये 64 हो गया, सपोज 64 इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर माइनस 41, ठीक है, ये अच्छा 8 इंटू 80 मैं इसको 640 लिख देता हूं अभी फिलहाल, ये 640 हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म है 1.6, या ये जो 10 की पावर 9 है मैंने यहां लिखा था पहले, चलो ये लिख देता हूं 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए पूरा मैच हो रहा आ रहा है, यस, ओके। अब देखिए यहां पर ये नीचे का जो टर्म है होल डिवाइड बाय, ये टर्म हो रहा है 6.72 इंटू 10 की पावर माइनस 41, ओके, माइनस 41, ये माइनस 41 ऊपर जाके प्लस 41 हो जाएगी, प्लस 41 और ये 9 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 640 इंटू 10 की पावर ये 50 हो गया, इंटू ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने दे, और ये जो है होल डिवाइड बाय 6.72, 6.72। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप एडजस्टमेंट समझिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। देखो ये 10 की पावर 50 है, अगर मैं 6.4 यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दूं तो यहाँ पे मैं 2 बढ़ा सकता हूँ। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, क्या मैं इसको 6.4 इंटू 10 की पावर ये 52 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। होल डिवाइड बाय, यहाँ पर होल डिवाइड बाय ये आ जाएगा 6.72। अब यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखें, ओके, अप्रॉक्स कैलकुलेशन अगर देख लें और स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो ये 6.4 और ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको 6.7 अप्रोक्सीमेटली सपोज कैंसिल कर लूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, बस ध्यान रहे कि नीचे की वैल्यू थोड़ा बढ़ के थी, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उससे एक्चुअल आंसर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं ये v लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेके लिख रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ये जो है v इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 की पावर 52, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 की पावर 26 इंटू ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ओके, 10 की पावर माइनस 19। सो अब देखिए ये जो है हमने ये स्क्वायर टर्म था, ये स्क्वायर हटा के उतना ही लिख दिया। अब ये 1.6 आंसर आ जा रहा है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर ये 26 है और ये 19 है, बोले कितना हो जा रहा है, ये लगभग 7, ओके, 10 की पावर 7 के बराबर हो जा रहा है, ओके, 10 की पावर 7 ये मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो इससे थोड़ा कम 1.6 से थोड़ा कम लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट था, तो आपको जो आंसर आ गया इससे थोड़ा कम, तो आप 1.57 ले लें, 56, 57 ऐसे अंदाजा आप ले सकते हैं। तो करीब करीब इसके जो ये आंसर आ जाएगा, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर तो यही रहेगा। सो लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड इतना आंसर आएगा, उससे थोड़ा कम आप ये ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। सो देखिए दोनों क्वेश्चन जो है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस से थे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये जेई का एग्जाम्पल है
और ये जो है एक कंसेप्ट रेगुलर जैसा एग्जाम्पल हमने दिया है. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन. थैंक यू.